हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है ये क्लास 9 वालों के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वार्षिक पेपर है, ठीक है, जो अब की बार शुरू होने वाले हैं। वार्षिक पेपर क्लास 9 वालों के लिए विज्ञान का ही है, जो कि आपके 70 नंबर के होते हैं और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो मेरे रसगुल्लों इसमें दिया है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया निर्देश में प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में भरिए। तो देखिए मैं OMR शीट वाला एक वीडियो बनाया हूँ, OMR में कैसे भरा जाता है, यानी कि गोला कैसे भरा जाता है, इसको हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। इसकी आप लोग जो है अलग से एक बार जो है वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जा करके देख लीजिएगा। हालांकि जो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इन सभी का मैं आपको इस कॉपी पर, पीछे जो आप दिखाई दे रहे हैं इस कॉपी पर मैं इसको जो है लिख करके बता दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको अपने जो OMR यदि मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा, अपने OMR में इसको भर लीजिएगा। अगर OMR नहीं मिलता है तो आप क्या करिएगा, ठीक है, अगर आप बोल दिया जाता है कि कॉपी में ही लिखिए तो कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान का ही है कि हार्ट्स, ठीक है, हार्ट्स मात्रक है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये किसका मात्रक है यही बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें ऊर्जा का, आवृत्ति का और आयाम का, उसके बाद है वेग का। तो हार्ट्स जो होता है, यानी कि जो हार्ट जो होता है ये किसका मात्रक होता है यही हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले में जो हार्ट जो होता है वो बात होता है किसका, आवृत्ति का, आवृत्ति का, ठीक है, मात्रक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में भरेंगे आवृत्ति, ठीक है। देखिए हमने इस तरह से हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख लिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑलरेडी ऐसे करके हमने नीचे भरते हुए चले गए हैं। तो देखिए पहले का क्या था, इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं। इसमें पहले का बा वाला है, ठीक है, पहले का बा है। तो आप भरेंगे यहाँ पे, पहले आप लिखेंगे उसका नाम, आवृत्ति है तो आवृत्ति लिखेंगे। अगर ये भरने वाला होता है जैसे OMR शीट रहेगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल भरना, जैसे बा है तो यानी कि बी वाला आपको भरना होगा। कौन सा भरना होगा, बी वाला ऑप्शन आपको भरना होगा। ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, आप देखिए ध्यान से, कह रहा गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पहला दिया है my का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा है y का स्क्वायर बटे 2m, ठीक है, तीसरा है mv, चौथा है हाफ mv का स्क्वायर। तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे और उसके सामने भरेंगे भी, क्या बोले हैं हम, हाफ mv का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हमने जो बताया आपको ये वाला आंसर। अब चलिए देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में संबंध है, यानी कि F बराबर आपको ma निकालना है। देखिए कहाँ है, तो F बराबर ma, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको यहाँ भरना होगा आ, क्या है वो, F बराबर m इंटू a होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आकाश में उड़ते पक्षी में होंगी। तो आकाश में यदि कोई पक्षी उड़ रही होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ध्यान रखिएगा। आकाश में कोई पक्षी यदि उड़ती है तो गति भी उसमें होता है, कि गतिज ऊर्जा, स्थित भी कभी कभी हो जाती हैं। तो गतिज और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका सही होगा। तो आप यहाँ भरेंगे ऑप्शन नंबर सा, यहाँ पे लिखेंगे गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। आप इस तरह से इसको भरेंगे। एक बार इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेपर का, ताकि आपको जो है
पेपर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 5वां क्वेश्चन कहा है आवर्तकाल टी तथा आवृत यन के बीच संबंध। आवर्तकाल टी तथा आवृत यन के बीच संबंध, यानी इनके बीच हमको संबंध ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अगर जब हम संबंध ज्ञात करते हैं तो ये होता है टी इंटू यन बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 5वें का क्या है, बी है, 5वें का बा है। तो देखिए मैंने इधर भी वैसे ही लिख दिया है, तो 5वें का क्या होगा आपका, बा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ भरेंगे पहले बा। अब बा वाले में क्या है, इसको ध्यान में दीजिए। तो बा में हमने बोला है आपको कि टी गुणे यन बराबर 1, ये होता है। चलिए छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है इसमें निम्न में से ध्वनि का कौन सा गुण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा गुण ऐसा होता है जो प्रतिध्वनि के टकरा करके जो है उत्पन्न करता है वही ध्वनि। तो परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जब आप किसी चीज़ को मारते हैं तो क्या करता है, परावर्तन के कारण आपको रिटर्न ही सुनाई देती है कभी कभी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, परावर्तन होगा। 6वें का क्या है तुम्हारा, आ वाला सही होगा। तो 6वें का आ यानी कि परावर्तन। ठीक है, 7वें का क्या होगा, 7वां क्या है, तरंग वेग v, आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध। यानी कि इसको निकालना है क्या चीज़, v बराबर लैम्डा बाई टी होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए आप, ये गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि इसको देखिए आप। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये सही होगा। यानी कि बा ऑप्शन सही होगा आपका, 7वें का बा। तो 7वें का बा जो कि होगा v बराबर तरंग दैर्ध्य बटे टी। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 8वां कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्यों। जल्दी ना सूखने का कारण क्या है, वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होती है, यानी कि जो नमी होती है उसकी एकदम पूरा बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल में आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल ज़्यादा संघनित होता है, इनमें से कोई नहीं। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर वायुमंडल बहुत अधिक होगा, वायुमंडल में नमी यदि बहुत अधिक होगी तो बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। अगर कम होगा नमी तो बरसात के मौसम में क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। तो बा ऑप्शन आपका सही होगा। यानी वायुमंडल में आर्द्रता बहुत होती है। बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्यों, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होती है। नहीं, यहाँ पे वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें का आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि जो कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। कह रहा है बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता की कमी हो जाती है। जब कपड़ा ना सूखे तो उसका मतलब कहा कि वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है ओकरे नमी में एकदम गिरावट आई जाए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां हो गया आपका, अब देख लेते हैं हम 9वां। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आधातु चुने। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे पेपर का एक बार। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको स्क्रीनशॉट मिल गया होगा 20 तक। ये वाला ऑप्शन अभी नहीं मिले होंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से आधातु चुने। अब आधातु कौन है ये हमको बताना है। ठीक है, तो आधातु देखिए ध्यान से, कार्बन भी होता है, गंधक भी होता है, ब्रोमीन होता है, यानी कि ए सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर दा वाला सही आंसर होगा। ठीक है, तो 9वें का क्या होगा आपका दा, मतलब ये सभी। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारे का प्रतीक है, तो पारे का प्रतीक पी नहीं होता, के भी नहीं हो सकता, एन ए नहीं है तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये होता पारे का होता है एच जी, यानी कि दा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो 10वें का है दा, यानी एच जी। ठीक है, 11वां है परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो परमाणु क्रमांक जो 20 है जिसका, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ध्यान रखिए, जो 20 होता है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2, 8, 10 नहीं हो सकता। ठीक है, ना तो 2, 8, देखिए 8 ये 20 हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ध्यान से, 8, 8, 16, 16 और 4, 20, यानी कि दा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो 11वें का क्या होगा दा होगा, यानी परमाणु क्रमांक जो 20 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,8,2। ठीक है, ऑप्शन दा। 12वां है परमाणु की प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। तो 12वां वाले में क्या होगा तुम्हारा आ, यानी 2। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं 13वां देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहा है, 1 नैनोमीटर किसके समान होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 × 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सा सही होगा, यानी ये हो जाएगा सा 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद क्या है, जल के 1 मोल की ग्राम में मात्रा है। तो जल के 1 मोल में ग्राम की जो मात्रा होती है वो 18 ग्राम होता है। ठीक है, 18 ग्राम, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप बा लिखेंगे और 18 ग्राम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 15वां देखिए, बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर क्या, इसका सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो 15वें का क्या होगा, बा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि होगा NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए अब 16वां देख लेते हैं। लाइकेन में सम्मिलित होता है। तो लाइकेन ध्यान रखिएगा कवक और शैवाल का बना होता है। तो बा ऑप्शन आपका सही होगा, कवक और शैवाल। ठीक है, बा ऑप्शन आपका सही होगा, कवक तथा शैवाल। उसके बाद क्या है, 17वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन सा जंतु द्विलिंगी है? तो द्विलिंगी जंतु जो होते हैं, जो एक कोष की होते हैं लगभग, वही द्विलिंगी होते हैं। जैसे केचुआ भी हो गया,
ठीक है, तो केंचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आ आपका सही होगा, केंचुआ। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक। तो ध्यान रखिए, रुधिर जो होता है संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएंगे, संयोजी ऊतक यानी कि दा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दा और संयोजी ऊतक। फिर उसके बाद है 19वां, वंशागत के वाहक होते हैं। तो वंशागत के वाहक गुणसूत्र कुछ लोगों ने लगाया था, जबकि गुणसूत्र गलत होता है। वंशागत के वाहक जो होता है वो जीन होता है। वंशागत का वाहक कौन होता है, जीन। वैसे अगर देखा जाए, वाहक की बात किया जाए, वंशागत के वाहक की, तो गुणसूत्र ही होता है, लेकिन गुणसूत्र के अंदर जो होता है जीन होता है, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, जीन होता है। तो अगर ये ना होता, अगर ये जीन ना होता तो यही लगता, ठीक है। क्योंकि जीन इसके, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो होता है वो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो, सॉरी क्या नाम बोलते हैं उसको, हाँ एक मिनट बताते हैं। देखिए, केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं जिसको आप गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र के अंदर जो होते हैं डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं आपके, तो जीन आपके हो जाएंगे। ये आनुवांशिक इकाई भी माना जाता है, ठीक है। तो 19वां क्या हो जाएगा, सा। जीन। उसके बाद है कोशिका। यहाँ पे देखिए कोशिका होना चाहिए, ठीक है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये कहने का मतलब है, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। तो कुछ लोगों ने स्लाइडन लिखा था, कुछ लोगों ने स्वान लगाया था, जो कि गलत है। तो दोनों जो ऑप्शन लिखा, दोनों ने, ऑप्शन नंबर सा यही सही होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सा, दोनों ने, ठीक। तो आप इस तरह से जो है 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से जो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक 35 क्वेश्चन तक, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है नोट यहाँ पे, ठीक है। नोट वाला छोड़ देते हैं, पहले आप क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पूरा सॉल्व खींच लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। 21 से पूरा 35 तक हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 21 से 25 तक का प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका पर हल करो, ठीक है। जबकि 21 से 25 तक नहीं करना आपको, 3500 पूरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कहा है गति किसे कहते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो आप हेडिंग लगाएंगे मोशन यानी गति, ठीक है। आप लिखेंगे मोशन यानी गति, आप हेडिंग लगाएंगे और उसमें आप लिखेंगे भी। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 21वां है, जो कि मैं आपके सामने इस प्रकार से लिखा हूं। 21वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। आंसर गति पूछा, तो आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे गति। आप अगर इंग्लिश लिख पाते हैं तो इंग्लिश भी लिख दीजिएगा, मोशन। ठीक। अब इस गति में आपको इसकी क्या कहा, इसमें गति किसे कहते हैं, तो गति किसे कहते हैं ये हमको लिखना है। तो देखिए, एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी भी कहते हैं, ठीक है। गति जो होता है, ये भी हमने बता दिया कि जितनी दूरी आप तय करेंगे वही उसकी क्या होगी, गति होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गति की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि आप लोग लिख भी ले जाएंगे इसको, गति वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा गति। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है ये हमको बताना है।
उससे पहले अगर आप लोग जैसे गति नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ आपको लिखना क्या है, ठीक है। जैसे सभी जीव बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं गति करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गति करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, यदि वह गतिमान है तो गतिमान रहेगी, ठीक है। वो अपनी अवस्था का जो है विरोध नहीं करती। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर कोई गति पूछता है कि गति किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि जो वस्तुएं हैं बिना किसी बाह्य सहायता से, ठीक है, स्वयं को गति करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। आप इतना कह सकते हैं। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गति वाला जो है छोटा चैप्टर आप देख सकते हैं। मैंने उसकी वीडियो जो है पहले ऑलरेडी है आपको जो है प्रोवाइड कराई है, जो कि सिंपल भाषा में हर एक चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो ये गति भी है। और भी चीज़ें हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। गति के जो कई प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, ठीक है, परिवर्तित होता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये हो गया मोशन, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे पहले न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो न्यूटन्स के नियम हैं वो आप लिखेंगे, जो कि मैं आपको लिख दे रहा हूं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अगर इसकी आप इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए न्यूटन्स लॉ, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए इसकी गति के नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में, तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है और यदि वह एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर
कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह है न्यूटन्स के गति का प्रथम नियम। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम का एक ठोस मेज पर रखा है। एक ठोस है जो कि 0.5 किलोग्राम का है, वो मेज पर रखा है। बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। ये कह रहा है, यानी जैसे जैसे इसमें दिया वैसे वैसे आपको लिखना भी है। चलिए देखते हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। कह रहा है 0.5 किलोग्राम का एक ठोस, यानी कि इसमें द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है? द्रव्यमान। ये तो देखिए 23वां क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यानी यम बराबर आपको कितना दिया है? 0.5 kg का एक ठोस मेज पर रखा है। बताइए उस पर कितना बल लगेगा, यानी कि एफ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसमें 4 सेकंड यानी कि टी दे रहा है आपको, टी बराबर 4 सेकंड है। फिर कह रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करता है, यानी कि वी दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? वी दे रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जब इतना दे रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग यानी कि u आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें जो पूछा है आपको बल ज्ञात करना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले आपको जब बल ज्ञात करना होता है, आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? यम ए होता है, ठीक है। तो ए तो आपको पता नहीं है, आपको पता है कि एफ बराबर होता है यम ए, जबकि ए आपको पता नहीं है। तो ए आपको निकालना पड़ेगा। तो ए आपको कैसे निकालेंगे? उसका पहले सूत्र लगाएंगे आप, तब आप जाकर करके आप ए निकालेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? गति का प्रथम समीकरण। कौन सा लगाएंगे? गति का प्रथम समीकरण। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण से, या गति के प्रथम समीकरण से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रथम समीकरण है। अब इसी पे मान रखिए, v का मान इधर देखिए ध्यान से, v का मान आपको पता है कि 2 है, बराबर u का मान आपको पता है कि 0 है, और a का मान आपको निकालना है, और t का मान आपको पता है 4 है, ठीक है। गुणा कर लीजिए, तो 2 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4a हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 2/4 हो जाएगा a बराबर। तो 2 से काटोगे आपका आएगा कितना? 1/2 आ जाएगा a बराबर, ठीक है। जब भाग दोगे तो 1 से, जब 2 से भाग दोगे 1 में, तो तुम्हारा आएगा भाग दोगे, देखो जिसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग यहीं दे रहे हैं 1, तो 0.0 पंचे 10 कट जाएगा, आएगा 0.05 ए बराबर आ गया, ये त्वरण में आया, ठीक है। अब हमको बल ज्ञात करना था, तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? यम ए होता है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे आप? एफ बराबर यम ए। तो एफ का मान हमको ज्ञात करना है। एम का मान पता चल गया कि 0.5 है, और ए का मान 0.5 भी आया है। तो क्या निकालोगे? एफ बराबर 5 25, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यही इतना आपका आ जाएगा, इतना न्यूटन, 0.25 यानी कि 2.5 न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना सिंपल है। चलिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 24वां। कह रहा 10 किलोग्राम के 2 पिंड एक दूसरे से, ठीक है, 100 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल हमको ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 24वां क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 24वां प्रश्न उत्तर नंबर
प्रश्नोत्तर नंबर 24 और यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें 10 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। ठीक है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप लिखिए। कह रहा 10 किलोग्राम के दो पिंड, यानी कि यम1 बराबर आपको 10 दिया है और यम2 बराबर भी आपको 10 दिया है। दो पिंड हो गए, दूसरे से एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि आर बराबर आपको दिए हैं 100 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल ज्ञात करना है, यानी कि F आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि G बराबर होता है 6.67 गुणे 10 की घाते -11 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। ये जो 100 सेंटीमीटर दिया है इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए तो 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एक सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण वाला, तो F बराबर क्या होता है, आकर्षण बल वाला। F बराबर होता है Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर होता है। ये सूत्र से आप लगाएंगे, सूत्र से। ठीक है, जब इस सूत्र से आप लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, सवाल बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। अब देखिए F बराबर जब इसका लिखेंगे इधर G का मान कितना है 6.67 गुणे 10 की घात, आप देख रहे हैं 10 की घात -11 गुणे यम का मान, ये यम1 का मान कितना है 10 गुणे यम2 का मान कितना है 10 बटे आर का स्क्वायर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा, यानी 6.67 गुणे 10 की घाते -11 है ना। इसका गुणा करेंगे तो एक ही आ जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो गुणे 100 हो जाएगा। 2 शून्य है तो 2 आप क्या कर लीजिए, इसका इस पे जो 2 शून्य है तो 2 आप क्या कर लीजिए यहाँ पे जोड़ दीजिए ला करके F बराबर। तो F बराबर आप क्या करिएगा 6.67 गुणे 10 की घाते -11 प्लस 2, क्योंकि 2 शून्य है ना तो 2 सॉरी 20 लिख दिया हमने, 2 आप जोड़ दीजिएगा। जब इसमें देखिए एक पल गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घाते, जब इसको माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो यानी कि 11 में से 2 गए कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन। 24वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या कहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। कहा है किसी 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके संवेग की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा 25वां क्वेश्चन की बात किया है। कह रहा 4 किलोग्राम पिंड है, पिंड दिया है यानी कि यम, यहाँ पे आंसर आप लिख लेंगे 4 किलोग्राम, यानी कि यम बराबर आपको दिया कितना 4 किलोग्राम, आप देख रहे हैं 4 किलोग्राम केजी। फिर कह रहा गतिज ऊर्जा 200 जूल है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि E बराबर आपको दे रहा कितना 200 जूल। ठीक है, कह रहा उसके संवेग की गणना कीजिए, यानी कि आपको पूछा है इसमें P बराबर कितना होगा, यही पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा जो होता है यानी कि E बराबर होता है वो हाफ mv का स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है आपका गतिज ऊर्जा का से। ठीक है, जब इस सूत्र से लिखेंगे तो E बराबर आपको पता है कि 200, E बराबर आपको पता है कि 200 बराबर हाफ m का मान
गुणे 4, v का मान आपको नहीं पता है तो आप निकालेंगे v का स्क्वायर। तो अब क्या करिए, इसको 2 से काट दीजिए, आएगा 2, ठीक है। तो 200 बराबर गुणे 2v का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका, गुणा है कि भाग, गुणा है तो इधर आएगा भाग कर देगा, तो 200 बटे 2 आ जाएगा v का स्क्वायर। तो जब काटोगे तो 100 आ जाएगा ऊपर, तो यानी कि 100 v बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वर्गमूल, जब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल चढ़ेगा इधर, ठीक है। तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ेगा, यानी कि आ जाएगा आपका v बराबर √100। तो आपको पता है कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो ये आ गया आपका v का मान, यानी कि वेग पता चल गया, ठीक है। 10 आ गया, देखिए 10 दहाई में 100, ठीक है, तो 10 हो गया, ठीक है। अब हमको p ज्ञात करना है इसमें, तो आपको पता है कि p बराबर क्या होता है, p बराबर v होता है, जो कि संवेग है। p आपका क्या है, संवेग ही पूछा है ये। तो p बराबर आपका क्या हो जाएगा, यम का मान आपका दिया है कितना, 4 गुणे v का मान 10, तो 40 हो जाएगा। p बराबर कितना आ जाएगा, 40। ये 40 क्या आया, kg, मीटर प्रति सेकेंड। ये संवेग हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल है। चलिए 25वां हो गया, 26वां देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर 26। 26वां क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं, साउंड पूछा है। क्या पूछा है, साउंड। तो आप हेडिंग डालेंगे और आंसर भी लिखेंगे पहले। हेडिंग डालेंगे आप साउंड, यानी ध्वनि। तो आप यहां लिखेंगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, घंटी, डीजे, लाउड स्पीकर। ठीक है, बाकी ETC ये हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या है, 27वां क्वेश्चन का ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर लिखिए। तीनों में आपको अंतर लिखने हैं, ठोस, द्रव और गैस में। तो आप लाइन छोड़ करके लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 27 ठोस, द्रव और गैस है। आप यहां लिखेंगे ठोस, 3 कॉलम बनाएंगे, अंतर पूछा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, ये क्यू है, और इसको गैस। ठीक है, ये आपको जो है इस तरह से 3 कॉलम बना लेना है।
ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज लिखते हुए चलना है आपको, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, सब में वैसे लिखना है। चलिए लिखते हैं। ठोस जो होता है इसका आकार निश्चित होता है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। ठोस का आकार निश्चित होता है और इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या चीज? आकार अनिश्चित होता है और इसका भी अनिश्चित होता है आकार। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट। ठोस जो होते हैं दृढ़ होते हैं। यह दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ होते हैं। और द्रव कैसे होते हैं? द्रव तरल होते हैं। और ये क्या होते हैं? संपीड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। चलिए ठोस क्या होते हैं? ये आयतन इनका निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और इसका भी आयतन निश्चित होता है। और इसका आयतन निश्चित होता है। इस वाले का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। चलिए चौथा पॉइंट। ठोस जो है ये बहते नहीं, बहते नहीं है। और द्रव जो होते हैं ये ऊपर से नीचे बहते हैं, ऊपर से नीचे बहते हैं। और गैस प्रत्येक दिशा में बहते हैं। पांचवा पॉइंट। ठोस क्या होते हैं? इनके बीच अंतरा अणुक अंतरा अणुक स्थान सबसे कम होता है। और इनके ठोस के अपेक्षा अधिक अंतरा अणुक स्थान होता है। और इसमें क्या होगा? सबसे अधिक अंतरा अणुक स्थान होता है। तो ये 5 पॉइंट हमने आपको लिख करके बता दिए, ठीक है।
चलिए 27वां क्वेश्चन हो गया। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहा है, धातु तथा अधातु के गुण लिखिए। धातु और अधातु के क्या लिखने हैं, हमको गुण लिखने हैं। 28वां क्वेश्चन है, ठीक है। धातु और अधातु के गुण लिखने हैं, तो आप लिखेंगे आप यहाँ पे प्रश्नों उत्तर नंबर 28वां। धातु के गुण ठीक है, 5 पॉइंट इसमें लिखना है। और इसी वक्त मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, अधातु के गुण। चलिए 1 2 3 4 5। सबसे पहली चीज क्या होते हैं कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। दूसरा, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तीसरा, धातु में उच्च घनत्व होता है। चौथा, ये ध्वनि युक्त होते हैं। पांचवा, गलनांक उच्च होता है। ठीक है, अधातु पे आ जाते हैं। चलिए अधातु पे, इन्हें पीटने पर आसानी से टूट जाते हैं। चलो अगला, चमकदार नहीं होते। अगला गुण, ये विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगला, ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, घनत्व इनका कम होता है। ठीक, अब उसके बाद अगला है क्वेश्चन,
28वां हो गया। 29वां है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 29, उत्तर नंबर 29, द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो आप लिखेंगे प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आप लिखेंगे परमाणुओं या आयनों में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या तत्वों की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31वां कह रहा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है तथा द्रव्यमान 66 है, परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा है। कौन सा, 31वां वाला क्वेश्चन। तो आप यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 31,
ठीक है, जो कहा है कहा इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके है? 30 दिया, जो कि जड़ है। ठीक है, और द्रव्यमान जो है दे रहा है 66। सवाल में द्रव्यमान देखिए 66 दे रहा है। पूछ रहा परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, तो द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान आपको दिया है 66 और प्रोटॉन की संख्या दे रहा है कितना? 30। न्यूट्रॉन यानी मान लेते हैं, तो घटाओगे 66 माइनस 30 बराबर, यानी ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36। जब घटेगा 66 में से 30 घटेगा कितना आएगा? 36। तो यानी बराबर कितना आएगा? 36। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 36 आ गई, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन है, विसरण तथा प्रासरण में अंतर लिखिए। विसरण और प्रासरण में क्या करना है हमको? अंतर लिख करके दिखाना है। तो विसरण और प्रासरण में अंतर। चलिए 32वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32वां है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नों उत्तर नंबर 32। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। 2 कॉलम बनाएंगे, अंतर पूछा है। तो एक कॉलम में आप लिखेंगे विसरण डाइफ्यूजन, दूसरे वाले में लिखेंगे प्रासरण ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं। पहला इसमें यह क्रिया सभी पदार्थों में होती है। और यह लिखिएगा यह केवल द्रव्य तथा उसमें विलेय पदार्थों में ही होता है। चलिए तीसरा, विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रासरण में इसमें
अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, विसरण जो होता है सभी दिशाओं में होता है। और ये क्या होता है? ये निश्चित दिशाओं में होता है। अगला है इसमें विशेष दाब नहीं पैदा होता है। इसमें प्रासरण दाब होता है। ठीक है, 4 लिख देंगे इतना बहुत है। अगर आप 5 लिखना चाहते हैं तब भी लिख दे रहा हूँ मैं। 5, 2, 3, 4 और यहाँ 5 में 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पांच में जो लिख रहा हूं वो है ये अधिक दाब से कम दाब की ओर चलते हैं। और यह कम दाब से अधिक दाब की ओर चलते हैं। ठीक, तो इतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, 32 क्वेश्चन तक हमने बताया। चलिए अब 33वां भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 32 हो गया। 33वां क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 32 होगा, 33वां। देखिए 33वां में क्या है? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इनमें 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2 क्या, हम 3 अंतर आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। इसका फिगर भी आपको दिखा देंगे जो कि आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे जंतु और पादप में अंतर जो है, तो आप लिखेंगे पादप कोशिका, उसके बाद जंतु कोशिका,
प्लांट सेल, एनिमल सेल। दो कॉलम है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसमें आप लिखेंगे आप कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए अगला, इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इनमें लाइसोसोम पाया जाता है। और इसमें सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र, तारक का है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। और इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। चलिए इतना आप लोग जान गए। अब इसका फिगर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, ठीक है। ये है जंतु कोशिका का फिगर, ये वाला, ये फिगर, ठीक है। नामकरण के साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फिगर का, ठीक है। जंतु कोशिका का हो गया और पादप कोशिका का मैं आपको दिखा दूं, ये है ये वाला फिगर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 34वां क्वेश्चन, रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, रुधिर के कार्य लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 34। रुधिर के बारे में आपको एक वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर नंबर 35वां और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आंसर है कह रहा है इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान मात्रक सहित लिखिए, ठीक है। चलिए न्यूटन का नियम लिखते हैं, तो आप हेडिंग लगाएंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण
का नियम। देखिए लिखिए, ब्रह्मांड में हर कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। और यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई दो पिंड ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी r ले लेते हैं, m1 और m2, ठीक है। a और b, ए बिंदु है, बिंदु जो बीच की दूरी है r है, ले लिए हम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर स्थित हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो F प्रोपोर्शनल दैट m1 m2। तो F बराबर किसके है? ठीक है, इसका क्या है? आप ही ने बोला था ना, इसका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, तो उल्टा हो गया। तो F बराबर आपका हो जाएगा m1 m2 बटे r का स्क्वायर। F बराबर नहीं है, F प्रोपोर्शनल दैट। तो जब इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो क्या जुड़ेगा? नियतांक जुड़ेगा, जो कि g होगा। तो F बराबर g m1 m2 बटे r, यही निकल करके आएगा। जो कि जहाँ g क्या है? g आपका क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। g का मात्रक, g का मान कितना होता है? मात्रक इसका पहले देख लेते हैं। न्यूटन
मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। इसके मान की अगर हम बात करें, मान तो 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2 ये होता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या है, पूरा द इन पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, मुझे लगता है कि आपको लगा भी होगा। ठीक है, तो अब सभी बच्चों के पास लाइक शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास लाइक कर भेज दीजिएगा ताकि वो लाइक कर सकें अपना वीडियो जो है, ये वीडियो देख करके वो अपने आप को जो है पूर्ण रूप से पेपर को सॉल्व कर सकें। जय हिंद।